हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज़ोरावर क्लासेस में। और आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट इन क्वेश्चन, लेकिन उनसे पहले अगेन जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको कहना चाहूँगी कि आप प्ले स्टोर से द ज़ोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह का लोगो आपको नज़र आएगा। आप वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड करके कंटेंट कोर्स को वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। KVS PRT स्पेशल ये कंटेंट कोर्स है, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको पूरा ओवरऑल एक कंटेंट कोर्स भी आपको अवेलेबल होगा यहाँ से। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके खरीद सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है द ज़ोरावर क्लासेस ऐप का, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। तो इनमें से कौन सी जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिससे बच्चे जो है लर्न करना सीखेंगे, ना कुछ सीखेंगे, बेसिकली अधिगम होगा, कुछ ना कुछ सीखने के में वो सक्षम बनेंगे। ये है, तो फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन, रिवॉर्ड, लेक्चर और डायलॉग। तो निर्देश, पुरस्कार, व्याख्यान और संवाद। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए क्या सही होगा। देखिए, इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो ना तो टीचिंग की कैटेगरी में आती है और इनसे लर्निंग नहीं हो पाती है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब जस्ट ये होता है कि ठीक है, मैंने आपको निर्देश दे दिया कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। ठीक है, ये एक तरह से आप गाइडलाइंस कह सकते हो, लेकिन ये लर्निंग का पार्ट नहीं होती हैं। मतलब लर्निंग में पार्ट हो सकती हैं लेकिन लर्निंग कराने में हेल्प नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद है रिवॉर्ड, लेक्चर और डायलॉग। लेक्चर क्योंकि बहुत ही पैसिव फॉर्म है, इसको हम नहीं मानेंगे यहाँ पर कि ये बच्चे को इनेबल करेंगी। नेक्स्ट, रिवॉर्ड और डायलॉग में से देखें तो रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही टेम्परेरी चीज़ होती है किसी भी चीज़ को करने में। डायलॉग यहाँ पर सही आंसर होगा कि आप डायलॉग्स में बच्चे को, संवाद में अगर आप बच्चे को शामिल करेंगे तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ सीखेंगे वहाँ से ना। डायलॉग्स आप दे सकते हैं किसी भी उसमें, आप 2 बच्चों का डायलॉग करा सकते हैं, आप 4 से 5 बच्चों के बीच डायलॉग करा सकते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेकर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिससे बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हाउ कैन ए टीचर इंश्योर ए स्टूडेंट्स हेल्थ। एक टीचर जो है एक बच्चे की हेल्थ को कैसे इंश्योर कर सकती है, ये आपको बताना है। बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स हेल्थ एंड हाइजीन हैबिट्स, बच्चे की हेल्थ और हाइजीन हैबिट्स को ऑब्जर्व करके। बाय ऑब्जर्विंग ए स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड हिज मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन, बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके और साथ ही साथ उसके मेंटल और फिजिकल कंडीशन को देख के। बाय ऑब्जर्विंग हिज स्टूडेंट्स डाइट, मतलब उसकी डाइट को देख के कि वो खाना प्रॉपर खा रहा है कि नहीं खा रहा है। बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स हाइट एंड वेट, या फिर उसके हाइट एंड वेट को देख के। अब देखिए यहाँ पर टीचर की ड्यूटी क्या होती है, बच्चे की हेल्थ का मतलब यहाँ पे सिर्फ उसकी डाइट से या केवल उसके फीवर तक और इन सब चीज़ों तक नहीं है, यहाँ पर पूरी उसकी मेंटल फिजिकल वेलबींग की बात हो रही है। तो टीचर को वो सब कुछ इंश्योर करनी होती है जब बच्चा उसके सामने क्लास में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। बाय ऑब्जर्विंग ए स्टूडेंट्स बिहेवियर, उसका बिहेवियर क्या है, क्या वो पैनिक कर रहा है, किसी चीज़ में नहीं कर रहा है, डर के माहौल में तो नहीं है, क्या उसको एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है, उसकी हेल्थ तो आप यहीं से ऑब्जर्व कर लेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद उसकी मेंटल और फिजिकल कंडीशंस भी आपको यहीं से ऑब्जर्व करनी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। मेंटल और फिजिकल वेलबींग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी आर। तो हेरिडिटी के रियल कैरियर कौन होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है या फिर DNA होता है। तो बताइए, तो बहुत ही स्टैटिक सा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन कई बार इसको साइकोलॉजी में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। जीन्स जो है वो रियल कैरियर होते हैं हेरिडिटी के। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द एक्टिविटी रिलेटेड टू प्री ऑपरेशन स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। तो पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशन स्टेज से रिलेटेड, यानी कि प्री ऑपरेशन स्टेज से रिलेटेड पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या होगी? डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, की मेमोरी और इमेजिनेशन का डेवलपमेंट होता है। देखिए, प्री ऑपरेशन में बच्चा होता है 2 से 7 वर्ष तक का। एबल टू यूज लॉजिक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब लॉजिक्स का यूज कर सकते हैं यहाँ पे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, या फिर वो सिंबॉलिक प्ले में लग जाते हैं, सिंबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, या फिर लॉजिक होता है इवेंट्स में। तो देखिए, लॉजिकल तो बच्चा यहाँ पे होता ही नहीं है, वो कंक्रीट ऑपरेशन में जाके लॉजिकल हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है। तो ये तो काट ही दीजिए, ये भी कट जाएगा। अब बचा ए और सी।
ठीक है। तो मेमोरी एंड इमेजिनेशन की बात तो ठीक है, लेकिन बेसिकली प्री ऑपरेशनल चाइल्ड का जो बहुत ही सिंबॉलिक जो एविडेंट चीज़ होती है वो होती है इनका सिंबॉलिक प्ले। ये सिंबल्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक लकड़ी से ही बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। एक ही लकड़ी को ये अपने दादाजी की छड़ी भी मान लेंगे, उसी से जो है उसी को अपनी तलवार भी मान लेंगे, उसी से खेलने भी लग जाएंगे। तो सिंबल्स को मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एक ही सिंबल का ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक ही सिंबल को एक जगह एक इस्तेमाल के बजाय दूसरी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खूबी होती है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज वाइगोत्स्कीज व्यू ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वाइगोत्स्की का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर क्या व्यू था? He found that development is genetically predetermined. It's not they, it's he. He found that development is genetically predetermined. उन्होंने माना था कि डेवलपमेंट जो है जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड है। भाई अगर जेनेटिक मेकअप ऐसा है बच्चे का कि अच्छे से डेवलपमेंट होगी तो होगी, वरना नहीं होगी। मतलब बेसिकली एनवायरनमेंट का कोई रोल ही की बात नहीं है। तो हम सबको पता है कि वाइगोत्स्की तो इस व्यू से बिल्कुल भी मतलब सहमत नहीं है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। He found development as sequence of response series of learning stimulation series. उन्होंने विकास को सीखने की उद्दीपन श्रृंखला के अनुक्रम प्रत्युत्तर साचार्य के रूप में पाया। ये बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई यहाँ पे। He proposed that intellectual development can be understood in terms of child's historical and cultural experience. He saw development as subject of mutation during its rough sequence. तो विकास को इसके अपरिष्कृत क्रम के दौरान उत्परिवर्तन के विषय के रूप में देखा। तो देखिए सबसे पहली बात है वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी थी, है ना। तो कल्चर में ही वो डेवलपमेंट को देखते थे, कल्चरल एक्सपीरियंसेस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। अब ये रिस्पॉन्स सीरीज ऑफ लर्निंग स्टिमुलेशन सीरीज है, ये कहीं ना कहीं बिहेवियरिस्ट से जाकर मिलती है, तो ये होगा नहीं आपका, एंड ये भी बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है वाइगोत्स्की से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिस्टॉर्टेड इमेज ऑफ रिलेशंस बिटवीन सेल्फ एंड पीयर्स इन एडोलेसेंस। देखिए जो एडोलेसेंस होते हैं वहाँ पर दो तरह की डिस्टॉर्टेड इमेज बनती है पियाजे के अनुसार। जो फोर्थ स्टेज होती है जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं, यहाँ पे दो डिस्टॉर्टेड इमेजेस बनती हैं। एक तो होती है आपकी पर्सनल फेबल और एक और होती है, वो आपको इनमें से पहचाननी है। पीयर प्रेशर, इमेजिनरी ऑडियंस, सेल्फ कंसर्न या अडल्ट प्रेशर। तो वो जो है इसका आंसर आएगा इमेजिनरी ऑडियंस। उनको लगता है कि हमेशा उनके सामने एक इमेजिनरी ऑडियंस प्रेजेंट है जो उनको ऑब्जर्व कर रही है, जो देखती रहती है, भले कोई ना हो लेकिन उनको लगता है कि सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं। तो ये डिस्टॉर्टेड इमेजेस होती हैं, मतलब इसका पॉजिटिव इफेक्ट ना होकर नेगेटिव इफेक्ट चला जाता है उनके ऊपर, और अपने और पीयर्स को इस तरह से देखते हैं वो, ठीक है, कि इमेजिनरी ऑडियंस है, ये सब लोग मुझे देख रहे हैं, वो वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन हर ओन। टीचर ने नोटिस किया कि पुष्पा अपनी आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रही है। हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट और पीयर गाइडेंस। दिस गाइडेंस इज गॉड। लेकिन वो ऐसा कर पा रही है किसी न किसी अडल्ट या पीयर की गाइडेंस में। वो वही वाली बात होगी ना, एक जोन में है लेकिन वहां तक पहुंच पाएगी अगर हम उसको हेल्प करें तो, पीयर गाइडेंस। तो इस गाइडेंस को क्या बोलते हैं ये पूछा है। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग है, जेडपीडी है, लेटरलाइजेशन है या फिर स्कैफोल्डिंग है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि गाइडेंस को क्या कहते हैं। तो जो इस तरह बच्चों को गाइड करता है, एडल्ट हो गया, पीयर हो गया, वो उसका हम क्या कहते हैं वैसे इंग्लिश में, कि ही और शी स्कैफोल्ड द चाइल्ड। वो स्कैफोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्कैफोल्डिंग हो रही है यहाँ पर बच्चे की। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस जोन की बात पूछी जाए तब आप जेडपीडी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गाइडेंस के बारे में पूछा गया है तो पर्टिकुलर गाइडेंस को क्या बोलते हैं, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू ए चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन। तो आप कितनी स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं किसी भी बच्चे को, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये पूछा है। द मूड ऑफ द टीचर, टीचर का मूड कैसा है। रिवॉर्ड्स ऑफर्ड फॉर द टास्क, टास्क के लिए उसको रिवॉर्ड कितने दिए गए हैं। बच्चे की परफॉर्मेंस, चाइल्ड परफॉर्मेंस, बच्चे के परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। चाइल्ड इनेट एबिलिटीज़, या फिर उसकी जो इनेट उसके पहले से जन्मजात एबिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, इस पर डिपेंड करेगा। देखिए स्कैफोल्डिंग ये कहती है कि आप जब आपको लगता है कि बच्चा शुरुआत कर रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको स्कैफोल्डिंग दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है यहाँ से यहाँ तक, आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक बच्चा पहुँच गया है, अब आपने देखा कि यहाँ पर अब उसको थोड़ा कम सपोर्ट चाहिए, सही है, तो आपने दे दिया।
फिर आपने देखा थोड़ा और दूर तक बच्चा पहुंच गया और यहाँ पर आपको सपोर्ट वापस खींचने की जरूरत है। अब आपको लग रहा है कि बच्चा अपने आप कर रहा है ना, तो आप उसको सपोर्ट, अननेसेसरी सपोर्ट नहीं देना है यहाँ पर। तो बेसिकली बच्चे का लेवल जैसे जैसे सुधरता जाएगा आपको स्कैफोल्डिंग करनी, कम कर देनी है और फाइनली आपको बिल्कुल हटा देनी है वहाँ से। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड मोर इफेक्टिव लर्नर्स इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। तो बच्चों को इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए, उनको इफेक्टिव लर्नर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है एक टीचर के लिए, ये आपको बताना है। ठीक है। टू ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर ईच सक्सेस अचीव्ड बाय द स्टूडेंट, भाई जब भी वो सक्सेस अचीव करता है तभी उसको रिवॉर्ड दे दो। गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स और चंक्स, छोटी छोटी यूनिट्स में आप उसको इन्फॉर्मेशन दो। देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बच्चों को इंडिपेंडेंटली और इफेक्टिव लर्नर बनाना है, आपको इंडिपेंडेंट हो अपनी सोच को लेकर, अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को लेकर, तो बताना है। टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस, उनको अपनी खुद की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना सिखाओ। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज मैनर टू मेक इट ईजियर टू रिकॉल, है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको इन्फॉर्मेशन दो ताकि बच्चे जो हैं उसको आसानी से रिकॉल कर पाए। क्योंकि हमें यहाँ पर बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट थिंकर बनाना है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगी जब बच्चा अपनी खुद की लर्निंग को मॉनिटर करेगा, है ना, ये मेटाकॉग्निशन वाली बात आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस तो बहुत ही आम बात है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स का खेल होता है सारा। देखिए आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अब आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, जी जान से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक होता है कि आपको जो है एक मतलब पैसे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, यू वांट मनी, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है, हर इंसान पैसे के लिए करता है ना। तो लेकिन ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स में नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि आप जो है एक बच्चे की मदद कर रहे हैं, जो गरीब है, जो भी है, आप बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा और आप उसको पैसे की मदद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये आपका एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जहां पर बेसिकली आपके अंदर से जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो आपको कहते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। फायदे नुकसान आप देखते नहीं है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आप केवल क्योंकि आपका मन कह रहा है आप इसलिए कर रहे हैं, है ना। अगर आप एक नोवेल पढ़ते हैं तो नोवेल पढ़ने से आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो आपके अंदर का ही सेटिस्फेक्शन है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन आप ग्रेड्स पाने के लिए, कि इसमें नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो सब एक्सटर्नल फैक्टर में चला जाता है, क्योंकि वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहरी चीज़ों की तरफ झुकाव है, इसीलिए आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को में जाता है, ठीक है, वो इंट्रिंसिक नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली। एग्जाम्पल्स आपसे कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन लर्न ड्यू टू फियर, मतलब डर की वजह से पढ़ते हैं। सेल्फ लर्निंग बढ़ाता है, पीयर लर्निंग बढ़ाता है, स्टूडेंट में डिसिप्लिन बढ़ाता है। तो इसमें इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कि इससे सेल्फ लर्निंग होती है, आपकी खुद की लर्निंग होती है, आपकी खुद की एक ग्रोथ होती है ना। वो ग्रोथ बाहर दिखाने के लिए नहीं होती है, वो आप खुद अंदर से महसूस करते हैं, तो वो आपका एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। तो इसीलिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है एक्सट्रिंसिक फैक्टर से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। So guys, this was the video for today. I hope you like it, and please stay home and stay healthy and keep yourself hydrated also, क्योंकि पानी की कमी भी आजकल बहुत बड़ा रीज़न होता है बीमारियों का। तो अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए, साथ ही साथ अपने फैमिली वालों का भी ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके घर पर ही रहिए। जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं आता बाहर मत निकलिए, अपने घर से तैयारी जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।